साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत? साथियों आज हम करेंगे केस स्टडी एनडीपीएस में एंटीसिपेटरी बेल जब अक्यूज को मिली तो उसने क्या क्या तर्क रखे, उन बिंदुओं को कैसे असाइल किया और उसे कैसे फ़ायदा ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट से मिला। साथियों इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि यदि हम भी ऐसी ही मुसीबत में फंस गए हैं तो हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल के लिए मूव करना चाहिए। साथियों एक मामले में किसी अक्यूज्ड को अन्य को अक्यूज्ड के साथ सेक्शन 8/25 एनडीपीएस एक्ट में बुक किया गया। गॉट द पॉइंट? जिसमें से एक अक्यूज जो है वो गिरफ्तार हो गया जिससे कॉन्ट्राबैंड रिकवर हुए थे और सब्सिक्वेंटली उसकी बेल सेक्शन 439 सीआरपीसी में ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट से ग्रांट हो गई। साथियों यहाँ पर एक बात समझनी है कि यदि हम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सेक्शन है 439 सीआरपीसी और यदि हम एंटीसिपेटरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सेक्शन है 438 सीआरपीसी। इजी है? गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर जो सेकंड अक्यूज था उसने सबसे पहले सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी के लिए मूव किया तो सेशंस कोर्ट ने मामला गंभीर है ये लिखते हुए एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया। फिर ये मामला जो है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट में गया। यहाँ पर अक्यूज़ ने 2 पॉइंट्स जो है रखे। सबसे पहली बात कि जो को अक्यूज़ड है उसकी ज़मानत ऑनरेबल कोर्ट से हो चुकी है। नंबर 2, मुझे किसी भी रूप में डायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। मेरे खिलाफ को अक्यूज़ ने स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे इम्प्लिकेट किया गया है। मुझसे कोई भी कॉन्ट्राबैंड रिकवर नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट जो है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने कंसिडर करे और कंसीडर करते हुए अपने फैसले में स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख भी किया और ये स्पष्ट किया। मैं आपको एक लाइन जो है पढ़ दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी जो है आप नोट रखिएगा। इट इज़ सबमिटेड दैट द एलिस्ड कॉन्ट्राबैंड हैज़ नॉट बिन रिकवर्ड फ्रॉम द पिटिशनर एंड ही हैज़ बिन एरेड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस स्टेटमेंट मेड बाय द को अक्यूज्ड। ही हैज़ नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एंड द बेल एप्लीकेशन ऑफ द को अक्यूज्ड हैड बिन अलाउड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, हैंस द एंटीसिपेटरी डिजर्व्स टू बी ग्रांटेड। तो इस पर्सपेक्टिव में एक बात समझ में आती है, एक फॉर्मूला समझ में आता है। यदि हमें एनडीपीएस के मामले में इन्वॉल्व किया गया है और पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो आप सबसे पहले एक खेल खेलें कि आप कैसे ना कैसे करके इन्वेस्टिगेशन को जो है ज्वाइन करें। जिसके लिए प्रोटोकॉल किया कि लगातार आप कॉरेस्पॉन्डेंस करें, लगातार आप जो है कम्युनिकेशन करें आईओ से और जो भी वास्तविक स्थितियां हैं वो कन्वे कर दें आईओ को। तो जिसका अभिप्राय ये कि आप भाग नहीं रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं। केवल आपको ये डर है कि झूठे मामलों में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, जिस कारण आप आईओ को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, इसको भी जो है पुष्ट कर लें। तीसरी बात, आपको मुलजिम बनाया कैसे गया है, क्या आपका डायरेक्ट रोल है या किसी को अक्यूज के स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको मुलजिम बनाया गया है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो इस केस में भी हुआ कि कॉन्ट्राबैंड या कोई ऐसा मादक पदार्थ आपसे रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर चारों आंसर नेगेटिव में है, इजीली आप जो है बेल मूव करें। डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट्स। तो घबराने का नहीं है, केवल फॉर्मूला समझना है और उसके अनुसरण में हमें वर्कआउट करना है। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, घबराएं नहीं। साथियों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।